हेलो मेरे भाइयों बहनों। आज हमारे देश के महानतम, जिनके नाम से ही दिल में आग और जोश जुनून जग जाता है, उनके बारे में हम जानेंगे। उनके जीवनों के बारे में जानेंगे, उनकी क्रांतियों के बारे में जानेंगे। वो कैसे कैसे वो 23 साल की इस छोटी सी उम्र में भी शहादत को प्राप्त कर गए और उनकी महानतम हमारे दिलों में जानी है जाती है। भले गांधी नोटों पर छपते हैं, पर हमारे भगत सिंह हमारे दिलों में बसते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का माध्यम होगा कि आपके विचारों को बदला जाए, आपकी सोचों को बदला जाए। जो भगत सिंह को मानते हैं अपना आप प्रेरणा, उन्हें कुछ और ही सिखाया जाए, उनकी सोचों के बारे में और कुछ बढ़ाया जाए। ये सीखेंगे। भगत सिंह, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि आपको अगर बोल दिया जाए कि 23 साल की उम्र में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप वैसा ही हैं जैसे भगत सिंह के दिलों में आगे जलती रहती थी। वैसा भगत सिंह जो मात्र 23 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त हो गया है। 23 साल के शहादत में समझिए, उनका जन्म 1907 में लायलपुर के पंजाब गांव में हुआ था और 1931 में 23 मार्च 1931 में उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं बोलेंगे, उनको शहादत प्राप्त हुआ था। उनकी माता, जिनके नाम विद्यावती थी, वो बहुत सारे संदेशों देते थे दोस्तों को कि हमेशा क्रांति से जुड़े रहना चाहिए। जब देश की बात आए तो बिना कुछ अपने आप पे सोचे देश की आंदोलन में कूद जाना चाहिए। उनकी माताएं, उनके पिता, उनका पूरा फैमिली, पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी में योगदान दिए। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसके नाम सुनते ही देह में बूम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी माता विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह पंजाब के एक गांव में, लायलपुर गांव का नाम था इनका, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। संपूर्ण परिवार क्रांतिकारी थे। इनके पास पिता, चाचा, भाई, एक चाचा थे जिनका नाम अरिजीत सिंह पड़ता है। वो भी बचपन से ही क्रांतिकारी थे। इनके भाई, दोस्त, जितने स्पेस थे, सारे क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए थे और बचपन में ही एक अनोखी सोच रखते थे। जब वो एक देश में जब आंदोलन चल रही थी, तब वो एक खेत में बोआ करते थे भगत सिंह, और कहते थे कि जब उनके पिताजी ने पूछा था कि क्या कर रहे हो भगत से, ये जमीन में क्या बो रहे हो, तो भगत सिंह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए थे कि हम बापू, हम जमीन में बंदूकें बो रहे हैं और इस बंदूकों से अपने देश के नहीं, अंग्रेजों, उन गोरे लोगों को इस देश से भगाएंगे हम। सोचिए, जिस उम्र में सब बच्चे खेलते हैं, जिस उम्र में सब नटखिलिया करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह की इतनी शानदार विचार थी। और धीरे धीरे उम्र बीतता गया, पढ़ाई चलती रहे, खूब पढ़ाई की उन्होंने, जितना अर्जित ज्ञान हो सकता है उतना अर्जित ज्ञान कर लिए। पर हो कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे चलना होता है उस रास्ते पे करीबी ऊपर वाला बुला ही लेता है। समय धीरे धीरे बढ़ता गया और वो दिन आया जिस दिन भगत सिंह के जीवन में सब परिवर्तन लाया। आया जालियांवाला बाग हत्याकांड। जिस दिन सैंडर्स ने निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां चलाती रही और उस जालियांवाला बाग हत्याकांड को, मतलब जालियांवाला जो बाग है, उसको लहूलुहान कर दिया। उस समय भगत सिंह पढ़ने जा रहे थे, क्लास जा रहे थे, जब पता चला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में सैंडर्स ने गोलियां चला दी, सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो 40 किलोमीटर दूर उनका स्कूल पड़ता था, वहां से भागे 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 आए
और वहां तब जब पहुंचे तो वहां की मिट्टी लाल हो चुकी थी। वहीं से एक नई सोच पैदा ली, नई जोश पैदा लिया और उन्होंने एक अपने आप से वादा किया। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उनकी उम्र 12 साल ही थी। समझो इस 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप से वादा किया कि इसका बदला लिया जाएगा। जब तक इस मिट्टी को बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हम इस देश को समर्पित रहेंगे। ना मेरी शादी होगी, ना कोई मेरी महबूब होगी। मेरी महबूबा मेरी आज़ादी होगी। ये उनकी है सोच थी। घर में शादी के लिए जोर जबरदस्ती होता था, बहुत बहाने बताते थे कि नहीं लड़की पढ़ी नहीं है, लड़की ऐसी है वैसी है करके खुद बहाना बनाते थे, पर ऐसे कोई बात नहीं थी। बस उनका विचार था कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारा जीवन पूरा देश के लिए कुर्बान है। और यही है सैंडर्स जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां लगा अंधाधुंध चलाई थी। आज भी वो निशान देखे हुए हैं। अगर जालियांवाला बाग घूमने का मौका मिले तो अब जाकर देखिएगा, आज भी ये निशान जो गोलियां उन्होंने चलाई थी आज भी वहां के निशान पड़े हुए हैं। वहीं से जब भगत सिंह ने मिट्टी उठाई और कसम खा लिया, मेरी कोई जीवन में नहीं होगा, मेरा केवल एक है, आजादी महबूब होगी। उसके बाद कसम खाई, अपने संगठन बनाए, संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े। फिर आया 1928 जब साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन को रोकने के लिए लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे दिए, जिस पे अंग्रेज अधिकारियों ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। भगत सिंह भी वही थे। जब लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज की जा रही थी तब भगत सिंह उस लाठी को विरोध करने के लिए आगे बढ़े, पर लाला लाजपत राय ने कहा कि रुक जाओ। तब भगत सिंह ने अपने आप को कचोट का महसूस कर समझिए, तब अपने आप को रोक कर रख लिया। लाला लाजपत पर इतनी लाठियां बरसाई गई, इतनी लाठियां बरसाई गई कि उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह ने संकल्प लिया कि यह अन्याय है, अंग्रेज ऐसे ताड़ते रहेंगे हमको, हमारी कष्ट का निवारण नहीं होगा। तब उन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सैंडर्स की हत्या कर देनी है। वही सैंडर्स जिन्होंने लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी थी। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि सैंडर्स को अब मार देना है। मार दिए, सैंडर्स को मार दिए। मारने के बाद इधर उधर भागते चले फिरे। उसके बाद इन्होंने और क्रांतिकारी की, बहुत सारे नियम आए जो हमारे देश प्रेमियों के लिए बहुत विरुद्ध वाली बात थी, पर अंग्रेज सरकार यहाँ सुन कहाँ रही थी कि इसको बदला जाए, नहीं सुन रही थी। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये बहरे अंग्रेज कानून है, सुनेंगे नहीं। इसके लिए इन्होंने 1929 में ही असेंबली में बम धमाके करके उनको कहा कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये काले कानून बनाते हो उसको वापस सुधार दो। और बम भीगे थे तो ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं था, ज्यादा खतरनाक नहीं थी। उन्होंने बताया और बम फेंके वहीं पर ही रहे, गिरफ्तार हो गए खुद से, कहें कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस इतनी कहने चाहते हैं कि ये अंग्रेज सरकार जो है वो हमारी मांगे पूरी करे। ऐसे कानून ना बनाए जिससे हम प्रेरित हो, दंडित हो, कुछ करने पर मजबूर हो। असेंबली में बम फेंका 1929 में और वहीं पर इनकलाब के नारे लगाते रह गए। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल गए। पर जेल का ही व्यवस्था भी तो कहाँ ठीक था। जेल में ही भारतीय जितने भी क्रांतिकारी कैद थे उन पर अत्याचार किए जाते थे। न सही से कपड़ा देना, नहीं सही से खाना देना, सड़ी हुई खाने देते थे 4 दिन का, जिसमें ऐसा खाना व्यवस्था था जहां
चूहे घूमा करते थे। 4-4 दिन के खाना बासी खाना दिया जाता था। ऐसा बदसलूक किया जाता था जैसे जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता है। भगत सिंह उस अन्याय के खिलाफ भी अब जेल में भी आंदोलन करना शुरू कर दिए। अंग्रेज भगत सिंह से बहुत डरने लगा कि भगत की चिंगारी नहीं, ज्वाला है। अगर इसे ना बुझाया जाए तो ये सबको भस्म कर देगा। 116 दिन तो ये आंदोलन जेलों में करते रहे। जेलों में अनेक प्रकार के लेख भी लिखे, बहुत सारी किताबें भी लिखी और आंदोलन लगातार चलता रहा। और जेल में भी क्रांतिकारी बेचारे इनकलाब का नारा गूंजता रहा। फिर क्या आया हुआ 1931, जिस दिन भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931। दरअसल भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को ही मौत फांसी की सजा सुनाई गई थी। परंतु अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने सोचा कि सेंट्रल जो जेल है उस पर कभी भी हमला हो सकती थी, कभी भी जनता आक्रमण कर सकता था। इससे डर कर उन्होंने कहा कि जो 24 मार्च का मौत की सजा है उसे टालते हुए 23 मार्च के उन्होंने उसको फांसी दी। जब वो फांसी पर जा रहे थे तब उनकी माता मिली और माता रो रही है। भगत सिंह बोल रहे हैं बेबे। भगत सिंह सिख हैं और अपनी माताओं को उन्होंने बेबे प्यार से बोलते हैं। बोलते हैं बेबे तू रो रही है, तुम्हारा पुत्र भगत सिंह है, तू क्यों रो रही है? तो उनके माताजी ने देखिए कितनी शानदार विचार प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि नहीं भगत सिंह, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुम्हें फांसी हो गई, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे कोख से तुम्हारे जैसे भगत सिंह एक ही क्यों मिला। ऐसे कितने भगत सिंह मिलते तो हम देश पे कुर्बान करते। समझिए एक माता ऐसी विचारधारा की थी। तो भगत सिंह ने कहा कि बेबे हमारी फांसी होगी तो देश में हर एक घर भगत सिंह पैदा होगा। भगत सिंह आज फांसी पे तो झूल रहा है पर ये बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। जब तक भारत है तब तक हम जिंदा रहेंगे बेबे, तुम चिंता ना करो। आंखों को पोंछते हुए आगे बढ़े और कहें कि अब तो हमारी महबूब मिलने वाली है, हम जिससे मिलना चाहते थे इतने दिन से वो हमें मिलने वाली है। आंखें पोंछते हुए आगे बढ़े तीनों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों बढ़ते गए अपनी प्रेमिका की ओर। अपनी मौत को उन्होंने महबूबा कहा है और लास्ट में यही इनकलाब का नारा लगाते हुए रस्सी को चूमा और अपने मोहब्बत को गले लगा लिए। और इनका एक नारा गूंजता रह गया, जेल के बाहर सब गूंजते ही रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्यार से हमें बापू को तो राष्ट्रपिता के नाम से कहते हैं, पर हम इन्हें दिल से राष्ट्रपुत्र के नाम से जानेंगे और इन्हें हम प्यार से, दिल से, अपनी आत्मा से इन्हें पुत्र के नाम से जानेंगे। राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप भी लोग लिखिएगा इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय पुत्र भगत सिंह जिंदाबाद। नमस्कार।